हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम लेक्चर नंबर 28 पढ़ने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है। कई बार ना लोगों को पाइथन लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी तक बहुत आसान लगती है, लेकिन ऊप्स की बात से उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में ईजी तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। मुझे यकीन है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ऊप्स के बाद में आप डेफिनेटली श्योर होगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, मुझे ऊप्स जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, सेल्फ, इनिट फंक्शंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो, पहली बार पाइथन पढ़ रहे हो या एक दो बार पढ़ चुके लेकिन फिर भी ऊप्स समझ में नहीं आ रहा है, तो इस लेक्चर के बाद में डेफिनेटली आप ऊप्स को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। इतने आसान तरीके से मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्लास आज की बहुत इंटरेस्टिंग है और आज की क्लास में नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट्स में मैंने और डाल रखे हैं। तो नोट्स कैसे डाउनलोड करना है फटाफट वो देखते हैं। द स्किल की वेबसाइट पे फ्री डेटा साइंस के कोर्स के थ्रू हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है।
फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले जब अगर हम आज पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें एक वर्ड आता है प्रोग्रामिंग पैराडिम नाम से। अब ये पैराडिम जो है इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली पैराडिम प्रोग्रामिंग में एक अप्रोच होता है जिससे हम कोड के लिखने का तरीका और उस कोड को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीजें हम तय करते हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडिम बेसिकली कोड को लिखने और उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। अब जब भी हम कोड लिखेंगे तो उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसे पैराडिम कहा जाता है। अब हम अगर प्रोग्रामिंग पैराडिम की बात करें तो इंपैरेटिव पैराडिम के अंदर आता है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगर हम लोग डिक्लेरेटिव पैराडिम्स की बात करें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आता है। तो ऐसे अलग अलग पैराडिम्स बने हुए हैं जिसमें से एक पैराडिम हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी देखो, अभी तक जो भी हम लोग कोड पढ़ रहे थे या तो वो फंक्शनल पढ़ रहे थे या तो प्रोसीजरल पढ़ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 नंबर हैं उसका आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें एक नंबर 10 डाल दिया। एक बी नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसमें नंबर 20 डाल दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते, इन दोनों नंबर्स को प्रिंट ए प्लस बी लिखते, यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाती। तो ये जो अप्रोच है प्रोग्रामिंग की, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल, कि आप एक एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर दूसरा किए और फिर तीसरे में जाके आप दोनों को ऐड कर दिए। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। दूसरा प्रोग्रामिंग जो अभी तक हम लोगों ने और एक देखा है वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब अगर मेरे को इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक डेफ नाम का यूजर डिफाइंड जो है डेफ सम नाम से मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना देती हूँ। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ a कॉमा बी और यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट a प्लस बी। तो अब यहाँ पे देखो, मेरे को हर बार a और b मैंने यहाँ पे पहले से डिफाइन किया था, ये 10 है, ये 20 है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करती हूँ तो इस पे आता है कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के करते थे, ये होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग या फिर इसको बोलते हैं फंक्शनल पैराडिम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। जहां पे आप क्या कर रहे हो, अब ये आपने ये डेफ सम नाम से बना दिया, ये फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सम नाम के जो यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने क्रिएट किया इसको कॉल करूंगी। इसके अंदर मेरी जो वैल्यू मन करे वो मैं दे सकती हूँ, जितने बार मैं चाहूँ इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे को 10 और 20 का सम कराना है तो मैं 10 20 के लिए कॉल कर लूंगी, 20 30 के लिए कॉल कर लूंगी। इसका मतलब ए बी की वैल्यू मैं कितने बार भी इसको क्या कर सकती हूँ, इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक हम प्रोसीजरल और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना हम लोग सीख चुके हैं। तो ये दोनों ही पैराडिम्स हमको आते हैं। लेकिन आज कोड को और आसान, कोड को और स्मूथ और कोड को और एडवांस बनाने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जितनी बातें मैंने अभी तक आपको सिखाई है इसको थोड़ा सा हम लोग आगे ले जाते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे ये बात क्लियर होती है कि हमको एक के बाद एक स्टेप फॉलो करना होता है। और नाम से भी समझ में आ रहा है प्रोसीजरल मतलब कोई दिया गया प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट आता है, क्लास आता है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग बहुत आसान तरीके से, एकदम आसान भाषा में, हिंदी में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लोगों को ना पाइथन डिक्शनरी लिस्ट तक बहुत अच्छे से समझ आती है, लेकिन जैसे ही उप्स का कॉन्सेप्ट आता है लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। ये बहुत लोगों से प्रॉब्लम होती है।
इसलिए हर चीज को मैंने बहुत स्मूथ रखा है ताकि हर एक बात आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आ पाए। अब यहाँ पे एक बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, ऊप्स में हम बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की। इसलिए बात करते हैं क्योंकि देखो पहले आपने एक लाइन ऑफ कोड, जैसे मैं बात कर रही थी अभी सम ऑफ टू नंबर्स, तो अगर आप नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सम करते तो वही चीज आप बार बार रिपीट करना पड़ता, राइट। लेकिन हम लोगों ने डेफ यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर बना दिया तो बार बार मैं इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकती हूँ ताकि मेरे को बार बार कोड लिखना ना पड़े। ठीक इसी तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अब जब हम लोग एक स्कूल की एक क्लासरूम की जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करें तो ये है मेरा एक क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये जो एक एक स्टूडेंट हो गया वो क्या हो गया, इस क्लासरूम का ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं कोड लिख के थोड़ा सा समझाती हूँ आपको ताकि अभी तक आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कि ऊप्स क्या होता है। तो हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की ओर। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊप्स, और ऊप्स का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 28। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट दिस। आज हम कवर करेंगे ऊप्स का पार्ट नंबर 1, जहाँ पे क्लासेस क्या होता है ऊप्स, इसको बहुत अच्छे से आज हम लोग समझेंगे। तो उसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले यहाँ पे जो बात हमें समझनी है वो है एक एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को आराम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि ऊप्स क्यों यूज करते हैं आपको ये मतलब इसका समझ में आ पाए। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है इसको बोला जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है इसमें क्या होता है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है, सो लेट्स से यहाँ पे मैं दो नंबर्स ले रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है, तो दो नंबर को डिक्लेयर करने पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगी। एक वेरिएबल num1 नाम से बनाया मैंने, दूसरा वेरिएबल num2, इन दोनों के अंदर वैल्यूज डाल दी। सम नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और इन दोनों का सम कर रही हूँ, num1 प्लस num2। अब क्या करना है, मुझे इस सम को चेक करना है कि क्या सम आया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ सम को। तो यहाँ पे इजीली तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, सम मिल गया। अगर इसी तरीके से मेरे को डिफरेंस निकालना होता तो मैं डिफ नाम से एक वेरिएबल बनाती और यहाँ पे num2 या कुछ और वैल्यूज अगर यहाँ पे हम लोग चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 40 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं ताकि इजीली डिफरेंस आपको समझ में आए। और यहाँ पे लिख देते हैं num1 माइनस num2 और प्रिंट करवा लेते हैं इस डिफरेंस को। तो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट डिफ, रन करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, आपके पास आपको टास्क मिला था कि आपको दो वैल्यूज को क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों नंबर्स को डिक्लेयर किया, फिर सम किया, डिफरेंस किया और दोनों को प्रिंट करा दिया। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप आपने फॉलो किया। अब यही काम अगर मेरे को फंक्शनल प्रोग्रामिंग में करना होता तो मैं क्या करती, तो मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बना लेती, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है इसको देखते हैं। तो अब यही काम मेरे को करना है, दो नंबर्स को प्लस कराना है और माइनस कराना है। तो अब मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पहले से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया 40 और 10। अब मान लो मेरे को यहाँ पे जो डिफरेंस निकालना रहता, मान लो 60 और 50, इन दोनों नंबर्स का मेरे को प्लस चाहिए और माइनस चाहिए। तो अब मैं अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज नहीं करती तो मेरे को अगर 50 और 60 का करना होता तो मैं ये सेम कोड को जाती, कॉपी करती, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करती, फिर इसको क्या करती, इसको 50 करती, इसको जाके मैं करती यहाँ पे 60, मैं करेक्ट कर लेती हूँ, इसको 60 लिखते और इसको लिखते 50। अब वापस से मैं इस कोड को रन करती, तब मेरे को रिजल्ट मिलता 50 और 60 के लिए। तो यार अब तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो गई, जो भी नंबर प्लस करना है तो बार बार कोड कॉपी करना पड़ेगा। अब इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने बना लिया यूजर डिफाइंड फंक्शन कि भाई हम फंक्शन बना देते हैं, एक सम के लिए फंक्शन बना देते हैं, एक डिफरेंस के लिए बना देते हैं, और जितने बार भी जो भी नंबर हो उसका तुमको यूज करना हो तो बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार इस फंक्शन को यूज करो, आपको जवाब मिलता जाएगा। तो काम थोड़ा आसान हो गया। इस तरीके से डेवलप हुई क्या हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो अब भी मैं यही काम कर रही हूँ, दो नंबर को जोड़ रही हूँ और घटा रही हूँ, लेकिन अब मैं इसको आसान बनाने के लिए, कोड मेरा बार बार यूज आ पाए, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ पाए, इसलिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ, बाय द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो फंक्शंस बनाऊंगी। एक फंक्शन मैं दो ऐड नंबर्स नाम से बना रही हूँ, इसके अंदर दो वेरिएबल्स डाल देंगे, दो नंबर मेरे को प्लस कराना है माइनस कराना है, तो a, b, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ a प्लस b को।
ठीक है, एक फंक्शन मेरा ये बन गया। अब दूसरा फंक्शन एक और मैं बना रही हूँ, दो नंबर्स को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट नंबर्स नाम से बना लेते हैं एक फंक्शन और। सो आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं पास कर देती हूँ a कॉमा बी, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट a माइनस बी। ये बन गया मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इस स्टेप में मैंने फंक्शन को क्या किया, क्रिएट किया। अब फंक्शन को कॉल करना है, तो हमको पता है कभी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल उस फंक्शन का नाम लेके किया जाता है। अब मेरे को कोई दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड नंबर्स नाम से बना फंक्शन जो है इसको कॉल करती, और मान लो मेरे को यहाँ पे ऐड करना है 40 और 10 को, तो मैं यहाँ 40 10 लिख देती, तो यहाँ पे एडिशन हो जाता। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला जो फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट वाला जो हमारा फंक्शन बना हुआ है सब्ट्रैक्ट नंबर्स, इसको कॉल कर देती, तो यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्ट काम हो जाता। राइट, इट इज शोइंग सर्टन एरर, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में टी नहीं लिखा है इसलिए एरर आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑल राइट, सब्ट्रैक्ट नंबर्स यहाँ पे यू होना चाहिए, इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरे को कोई भी नंबर को ऐड करना है 40 50 के अलावा, अगर मैं मान लो कोई और नंबर को ऐड करना चाहती हूँ, मान लो मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ 60 और 5 को, तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मेरा एडिशन मिल गया। तो इसका मतलब हम जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इसलिए शिफ्ट किए क्योंकि यहाँ पे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। एक बार एक फंक्शन को बना दिया और 1000 बार यूज कर रही हूँ तो भी मेरे को कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, इसी को उठा के 1000 बार यूज कर सकती हूँ। इसलिए हम लोगों ने बनाया था फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। अब और हम एक कदम आगे बढ़े और अब हमने बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ताकि हमारा काम और आसान हो पाए। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास हो, ठीक है, उस क्लास के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर पाए, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर पाए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि अब कोड को और आसान बनाना है और अच्छा डेवलप करना है उसको, तो चलो अब यहाँ पे डेवलप किया जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ऊप्स कहा जाता है। अब ये एडवांस पाइथन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, अब मैं क्या करूंगी, अब देखो यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी कमी थी। क्या कमी हम बोल सकते हैं कि अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल हियर गाइस, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होता तो शायद मैं अलग फंक्शन बनाती, अब मेरे को मल्टीप्लाई के लिए अलग बनाती, डिवीजन के लिए अलग बनाती। अब क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक क्लास बना सकते हैं। अब ये क्लास में कैलकुलेटर नाम की क्लास बना देती हूँ और उसी के अंदर आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो सारी चीजों को मैं कंपाइल कर दे रही हूँ इस क्लास के अंदर कि आपके सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो जाएंगे इसके अंदर। तो और कोड को बेहतर कैसे बनाया जा सकता था कि उसको बार बार रीयूज कर पाए हम लोग, इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया ऊप्स का, जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक क्लास जिसका नाम है कैलकुलेटर नाम से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करो आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है। जैसे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो तो आपको लिखना पड़ता है ना कौन सा फंक्शन आप बना रहे हो, क्या नाम है। ठीक वैसे ही जब आप क्लास बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है आप क्लास का नाम क्या रख रहे हैं। तो हमने इस क्लास का नाम रखा कैलकुलेटर और इसके बाद लगता है कोलन। तो हमेशा याद रखना जब भी आप क्लास बनाओगे, क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास पहले हम लोग कीवर्ड लिखेंगे, फिर जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे और देन लगाएंगे कोलन। अब ये मैंने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, अब इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डेफ ऐड नाम से, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है सेल्फ a, b। अब ये सेल्फ का मतलब क्या है तो ये मैं अभी और डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझिए ये जो क्लास कैलकुलेटर है इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर एक फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है। तो इस क्लास को इस फंक्शन के साथ बाइंड करने के लिए सेल्फ नाम का कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और प्रिंट करा देते हैं a+b। और इसी क्लास के अंदर अब मेरे को -b करना है, तो इसी क्लास के अंदर मैं एक और बना देती हूँ यहाँ पे डेफ डिफरेंस नाम से। अब इसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे सेल्फ a, b। और इसके बाद इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे a-b।
तो अब यहाँ पे इस क्लास को मैंने बना लिया। अब जब भी आप क्लास बनाओगे तो अब आपने क्या किया, देखो जो कोड आपका अलग अलग था, आपने इस क्लास के अंदर गए और इसके अंदर अब मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई बनाना चाहूँ तो मैं एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन मल्टीप्लाई का बना देती हूँ। ये सारी चीजें कोड कितना आपका जो है मेंटेनेंस के साथ में, मतलब एक प्रॉपर मैनेज कोड आपका लग रहा है कि आपने क्लास बनाया और क्लास कैलकुलेटर के अंदर ही आप सारे फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करते जा रहे हो। तो ये जो होता है कोड को सही तरीके से मैनेज करना, ये क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हो पाता है और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं यहाँ पे कितने भी मेरे मन करे और जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टी नाम से यहाँ पे बना देती हूँ, लेट्स से यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेल्फ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a, b लिखेंगे। सेल्फ का मतलब मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए सेल्फ का मतलब ये समझो कि ये जो क्लास है कैलकुलेटर, इसको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कितने फंक्शंस हैं, तो ये जो है इसको साथ बाइंड करने का जो काम करता है वो सेल्फ करता है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट ए मल्टीप्लिकेशन बी, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे कितना भी बना सकते हो। अब आपका कोड सही तरीके से ऑर्गेनाइज लग रहा है कि आपके पास एक क्लास है और इस क्लास के अंदर ये सारी चीजें जो है डिफाइन है। अब क्लास तो बन गया, लेकिन अब इस क्लास को एक्सेस करना है, मेरे को इसका यूज करना है कि मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहती हूँ, इस क्लास को यूज करना चाहती हूँ। तो इसको यूज करने के लिए इस क्लास का को कैसे यूज किया जाएगा, तो इस क्लास का यूज करने के लिए बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब मैं ये जो कैलकुलेटर नाम की क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। इस ऑब्जेक्ट का नाम है कैल्क। अब मैं इसको, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, आप सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और जो भी आपकी क्लास है आप उसका नाम लिखोगे और उसके बाद आप लगाओगे पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखना चाहती हूँ कैल्क, तो मैंने कैल्क रखा। मेरी क्लास का नाम क्या है, तो मेरी क्लास का नाम है कैलक्यूलेटर, इस नाम से मेरी क्लास है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी सिंपल पैरेंथेसिस। तो ये वाला जो स्टेप था, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया किसको, क्लास को। इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस इस क्लास के अंदर हैं आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से कैल्क डॉट, अब मेरे को जो भी फंक्शन यूज करना है मैं डॉट लगा के यूज कर सकती हूँ। मान लो मेरे को ऐड फंक्शन यूज करना है तो मैं यहाँ ऐड लिख दूंगी, कोई भी दो वैल्यूज डाल देते हैं, ये देखो ऐड आ गया। अब मेरे को कैल्क है मेरे पास, अब मैं यूज करना चाहती हूँ मान लो मल्टीप्लीकेशन का, तो मैं मल्टी यूज कर दूंगी और इसके अंदर वैल्यूज डाल दूंगी। तो यहाँ पे मेरे को मल्टी कैल्क डॉट मल्टी, इट इज शोइंग सम एरर, मल्टी, ओके मल्टी का प्रोबेबली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। सेल्फ a कॉमा b कैलकुलेटर क्लास इज नो एट्रीब्यूट मल्टी इट इज शोइंग, तो प्रोबेबली हमारा कुछ यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक होगा। सो लेट्स जस्ट चेक व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर इट इज। तो डेफ लिखा हमने यहाँ पे लिखा मल्टी एंड सेल्फ लगाया हमने a कॉमा b। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ a मल्टीप्लीकेशन ऑफ b एंड हियर वी आर डूइंग कैल्क डॉट मल्टी, हमने इस फंक्शन को कॉल किया 40,2 इट इज। ऑल राइट, सो ओके एक बार रन करके देखते हैं कोड को। ऑल राइट, नाउ द एरर गेट्स करेक्ट हियर। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस क्लास के अंदर जो भी लिखा हुआ है फंक्शन उसको ईजिली एक्सेस कर पा रही हूँ, यूज कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा कोड जो सिस्टमैटिकली अरेंज हुआ है क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, यही चीज हमारी कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट मतलब अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने तीनों आपको समझा दिया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़े और हमारा जो कोड को मैनेज करने का तरीका है वो और ज्यादा आसान हो पाए। अब यहाँ पे एक और नई बात समझते हैं। ऑल राइट, तो वापस आते हैं हम लोग इस पे। ये फिगर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी क्लास मान के चलो आप, और हर क्लास में जो हर एक स्टूडेंट होता है वो अलग है, उसका नाम अलग है, वो दिखता अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, हर आइडेंटिटी अलग है, हर एक अलग अलग स्टूडेंट है। तो क्लास तो एक ही है लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग हैं। ठीक ऐसा ही जैसे अभी हमने कैलकुलेटर नाम से क्लास बनाई और अलग अलग उसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना दिए। तो
तो इस क्लास में आप जितनी भी चीजें हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि मान लो एक पहला स्टूडेंट है, उसका नाम है जेन स्मिथ, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ट्यूशन। तो आपने एक क्लास बना दी। अब आप इस क्लास के थ्रू अलग अलग स्टूडेंट को एज एन ऑब्जेक्ट बना के क्या कर सकते हैं, आपने क्लास बना दी। उस क्लास के अंदर आप तीन चीज जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है और बेसिकली उसका ट्यूशन आईडी क्या है, ये आप जानना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने क्लास बना दी। अब एक क्लास तो एक है, लेकिन उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने, 50 बच्चे मान लो। तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्लास तो मेरी एक ही है, अब इसी क्लास का यूज करके मैं स्टूडेंट 1 के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बना दूंगा, स्टूडेंट 2 के लिए, स्टूडेंट 3 के लिए। तो इस तरीके से आपकी क्लास तो एक ही रही, लेकिन आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के इस क्लास को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोड लिखने में सहूलियत हो जाती है कि हमारा कोड सिस्टमैटिक होता है, हमारा कोड हम इजिली रीयूज कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत आसान शब्दों में, कोई हाई-फाई शब्द मैंने यहाँ पे यूज नहीं किए हैं कि आप समझ ही ना पाओ। कोई भी अगर पूछता है क्या होता है ऊप्स, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर कोड बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आप इस तरीके से आसानी से समझा सकते हो। प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये अप्रोच होता है जो डिफाइन करते हैं कि हम कोड कैसे लिखते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऊप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिम है जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करता है। सिंपल, राइट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी बताओ, ताकि मैं और आपको बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप्स का। अब क्लास क्या होती है, तो क्लास के बारे में थोड़ा थ्योरी और देख लेते हैं। देखो मैंने ना बहुत इजी जो शब्द हमें समझ में आते हैं, जो भाषा हमें समझ में आती है, आसान तरीके से सब कुछ यहाँ लिखा है। नोट सारे प्रोवाइड करके रखे हैं आपको, ताकि जब भी आप पढ़ो तो 1 मिनट में आपको क्विक यहाँ पे आ जाए। कोई फैंसी वर्ड्स मैंने यहाँ यूज नहीं किए आपके लिए। क्लास क्या होती है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या एक टेम्पलेट की तरह होती है। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जब हम लोग कोई कार बनाते हैं, राइट, या फिर मान लो कोई फोन बनाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बना रही हूँ रियलमी 10 फोन, ठीक है, या मैं मान लो बना रही हूँ एक कार। अब कार की जो कंपनी है मान लो वो है टोयोटा, ठीक है। टोयोटा लेट्स सपोज कोई कार बना रही है, मान लो वो बना रही है इनोवा, ठीक है। तो अब ये जो इनोवा मेरे पास एक कार मेरे पास यहाँ पे बन रही है, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग सो प्लीज जस्ट इग्नोर दिस, समझ लेना ये कार है। तो अब मान लो ये जो कार है आपके पास जो बना रही है कंपनी टोयोटा, इसमें इसने डिसाइड किया है कि ये जो इनोवा का हम डिजाइनिंग होगा, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बन के आएगा कि वो कार कैसे दिखेगी। उसके बाद आपकी कार क्या होती है, असेंबली में जाके बनना शुरू होती है कि इसके अंदर क्या क्या हमें फीचर्स देने हैं, इसके अंदर पावर विंडो देना है, इसके अंदर ये देना है, वो देना है, XYZ चीजें। तो सबसे पहले कार का ब्लूप्रिंट बन के आता है, फिर कार तैयार होके असेंबली लाइन में जाती है। अब हो सकता है कोई ब्लू कलर की इनोवा हो, कोई कोई रेड कलर की हो, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट हो गया कि आपने खाका बना के रख दिया है, एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया है। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जो डिफाइन करती है कि एक ऑब्जेक्ट कैसे होगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। क्लास एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो बाद में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में काम आता है। तो एक आपने खाका तैयार करके रख दिया, अब आप ऑब्जेक्ट्स की मदद से बार बार उसको एक्सेस कर सकते हो। अब क्लासेस के अंदर दो चीजें होती है, एट्रीब्यूट्स होता है और फंक्शंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो क्लास को ऑब्जेक्ट के पास होती है। जैसे हम अगर कार क्लास की बात करें तो उस कार का अलग अलग एट्रीब्यूट क्या होगा कि कार का कलर क्या है, कार का मॉडल क्या है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज, ये कहलाता है एट्रीब्यूट्स, जो क्लास के अंदर बनता है। और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्लास का स्टार्ट होना, कार का स्टार्ट होना, कार का स्टॉप होना, ये क्या होगा, उसके फंक्शंस, राइट। अब जाहिर सी बात है, आप कार बना रहे हो तो चलेगी, रुकेगी, तो जो उसके फंक्शंस हैं ये होता है, इसको हम मेथड्स या फंक्शंस बोलते हैं। और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज होती है कि उसका कलर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, ये सारी चीज कहलाती है प्रॉपर्टीज। तो क्लास, ये बेसिक सिंपल सा याद रखना, अगर कोई पूछे क्लास क्या होता है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट की तरह होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक इंस्टांस होता है। जहां पे भी वर्ड ऑब्जेक्ट समझो या इंस्टांस पढ़ो
तो सेम ही बात हो रही है कि एक स्पेसिफिक इंस्टांस होता है क्लास का, मतलब ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज करने के काम आता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उस क्लास के ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी ने बना के दे दिया ब्लूप्रिंट कि कार ऐसे ऐसे बननी चाहिए। अब जब वो कार असेंबली लाइन में बननी शुरू होती है और जो जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्लास और ऑब्जेक्ट? इसको एक और हम लोग कोड लिख के समझते हैं तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास और ऑब्जेक्ट का एक और एग्जाम्पल समझते हैं बाय राइटिंग अ कोड। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। अब यहाँ पे क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, राइट? यही बात अभी हमने अंडरस्टैंड की है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस कोड को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि समझाने में हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाए। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया कार नाम से, और इस क्लास के अंदर में मैंने एक यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। सेल्फ क्यों लिखते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ताकि इस क्लास को पता रहे कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके लिए डिनोट किया जाता है सेल्फ से। अब ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका नाम है स्टार्ट, और यहाँ पे प्रिंट हम करवा रहे हैं द सेल्फ डॉट कलर सेल्फ डॉट मॉडल कार इज स्टार्टिंग। अब ये सेल्फ डॉट कलर और ये सेल्फ डॉट मॉडल क्या है? तो अब ये जो कार है, ये क्लास तो हमारी बन गई, यहां तक हमारी क्लास बनने का काम हो गया। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो कार है, इसका मैंने कार वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैं दो चीजें पास कर रही हूँ, कार वन डॉट मॉडल और कार वन डॉट कलर। तो अब मैंने इसका नाम रखा मॉडल का टोयोटा एंड द कलर इज रेड। अब फिर से ये जो क्लास मेरी कार है, इसका मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और अब मैं क्या रख रही हूँ, मॉडल का नाम होंडा और कलर ब्लू। तो समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे पास एक क्लास तो बन गई। अब इस एक क्लास के मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पास करा सकती हूँ, क्योंकि एक क्लास में हर एक स्टूडेंट का नाम अलग होगा। ठीक वैसे ही कार तो हम इन जनरल बोलते हैं, लेकिन कार की मॉडल अलग होगी, उसकी कलर्स अलग होंगे। तो यहाँ पे एक कार हमने डिफाइन कर ली, और अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखा है डेफ स्टार्ट, इसको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, कार वन डॉट स्टार्ट कार टू डॉट स्टार्ट किया। अब जाके इस कोड को रन करके अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कार वन के अंदर क्या था, मॉडल टोयोटा और रेड, तो द रेड टोयोटा कार इज स्टार्टिंग प्रिंट हो गया। और इसके बाद इसने फिर से इसको एक्सेस किया इस प्रिंट को, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया द ब्लू होंडा कार इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये था मेरा कि आपने एक क्लास बनाई, उसके अलग अलग आपने ऑब्जेक्ट्स भी आप बना सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं आप अलग अलग दे सकते हो। आपने अभी टोयोटा रेड ब्लू होंडा दिया, आप अगर चाहो तो इसका एक और ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो कार थ्री, उसमें चाहे आप कुछ और डालो, दैट इज अप टू यू। तो इस तरीके से भी हम लोग क्लास और एग्जाम्पल को यहाँ पे समझ पा रहे हैं, राइट? क्लियर है यहाँ तक? हाँ नहीं, क्या जवाब है मेरे को कमेंट्स में बताओ, ताकि मेरे को क्लियर हो कि हाँ आपको जो चीज पढ़ रहे हो क्लियरली समझ में आ रही है, राइट? अब यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनिट फंक्शन। ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनिट फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जब भी हम क्लास की बात करेंगे, दैट फंक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक एनी क्लास और ऑब्जेक्ट। तो ये इनिट फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो इनिट फंक्शन जो होता है एक स्पेशल मेथड होता है, जो क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आपने एक क्लास बना दी, आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो इनिट फंक्शन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट के इनिशियल प्रॉपर्टीज को सेट करना, और इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब देखो क्या हो रहा था, दरअसल अगर मैं ऊपर वाला भी आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो ये जो हमारा जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें क्या था कि एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या है, कार नाम की क्लास थी, इसका मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया कार वन नाम से। अब इसके अंदर मैं अलग से डिफाइन कर रही हूँ कि इसका मॉडल टोयोटा है, इसका कलर रेड है। फिर मैं इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब मैं मॉडल अलग है, तो यहाँ पे मॉडल होंडा एंड कलर ब्लू अलग डिफाइन कर रही हूँ। अगर ये बेहतर हो जाता कि अगर ये मॉडल और कलर
ये भी अगर इस क्लास में पहले से डिफाइन हो जाते, ऐसा एक कंस्ट्रक्टर होता, तो हमको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही काम करता है इनिट फंक्शन। ये क्या करता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप वो कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन क्यों बनाते हैं इनिट फंक्शन? तो पहली चीज की ऑब्जेक्ट की इनिशियल प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखा, कोई भी कार की इनिशियल प्रॉपर्टी क्या होता है, हम यही पूछते हैं ना, अच्छा कौन सा मॉडल है कार का कलर क्या है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, तो इनिशियल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल होता है कि आपने एक क्लास बना दी और जैसे ही आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है, आपको कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। और कंसिस्टेंसी के साथ में जब ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंट इनिशियल स्टेट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो ऊपर वाला हमने कोड लिखा था सेम मैं यहाँ पे कोड लिख रही हूँ। अब यहाँ पे सेम यही है, क्लास मेरी कार है। अब इसके अंदर जो काम हम पहले अलग अलग कर रहे थे, मॉडल के लिए मॉडल अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर मॉडल डिफाइन कर रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इसी काम को अपने आप जो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टीज को हमको एग्जीक्यूट कराना है, उसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनिट फंक्शन को बना दिया। सेल्फ लिखा, इसके अंदर कलर और मॉडल यहाँ पे लिख दिया। अब इसके साथ सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट कलर लिखा, ताकि इसको पता रहे कि मेरे अंदर मॉडल और कलर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा काम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, अगर इस क्लास का मान लो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल car1 नाम से, ठीक है, car1 इज इक्वल्स टू कार। ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। कार का C कैपिटल है इसलिए एरर शो कर रहा है, सो इट इज शोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को इसके अंदर बेसिकली डालनी है। फर्स्ट इज क्या कलर का नाम होगा। अभी एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडल और कलर हमने अभी डाला नहीं है, तो इसके अंदर अब हमें मॉडल और कलर डालना है। तो मॉडल मैं जैसे कार का डाल रही हूँ, तो मैं मॉडल यहीं पे डाल देती हूँ कि मॉडल है टोयोटा लेट्स सपोज, एंड द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक। अब मैं इसको जैसे यहाँ पे रन करूंगी, तो यहाँ पे car1 का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस car1 के थ्रू क्या कर सकती हूँ, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है स्टार्ट नाम का, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो गया द ब्लैक टोयोटा कार इज स्टार्टिंग। तो हुआ क्या, पहले क्या करना पड़ रहा था इसके पहले वाले केस में आपको हर बार आप पहला ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर मॉडल डिफाइन कर रहे थे, फिर कलर डिफाइन कर रहे थे। तो अब आपको बार बार ये काम रिपीट नहीं करना पड़ रहा। आपने जो जो चीज आपको चाहिए थी वो आपने इस इनिट के अंदर डाल दी, और ये जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया अपने आप इनिशियलाइज हो गया। तभी हमको एरर दिखा रहा था, राइट, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं था। जैसे ही हमने इसके अंदर इनिशियलाइजेशन में मॉडल और इसका कलर डाला, तो अब ये अपने आप इनिशियलाइज होने के बाद हम इसका फंक्शन जो भी लिखा है वो कॉल कर सकते हैं। तो इनिट क्या काम करता है, इनिट आपकी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मॉडल और कलर ये एक प्रॉपर्टी थी, इसको डिफाइन कर देता है ताकि हमें इनिशियलाइज ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। हमने जाना इनिट फंक्शन के बारे में, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, प्रोसीजरल फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। इन सारी बातों को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड तो किया आज की क्लास में, लेकिन 2 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, उसको सॉल्व करके बताइएगा कि वो क्वेश्चंस आपसे बने या नहीं। तो ऊप्स के 2 बेसिक से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, दोनों MCQ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्लासेस इन पाइथन। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। क्लासेस आर द इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस कैन नॉट हैव मेथड्स एंड क्लासेस कैन नॉट हैव एट्रीब्यूट्स। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास पाइथन। चारों ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ में आए। तो ऊप्स क्या आज हमने क्या होता है, इनिट फंक्शन, सेल्फ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स जो होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्या डिफरेंस होता है, ऊप्स क्यों यूज किया जाता है, ये सारी बातों को डिटेल में अंडरस्टैंड किया। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऊप्स के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नोट्स में मैंने डाल रखे हैं ताकि आप क्लास के बाद भी अपने घर पे अपने फ्री टाइम पे उन चीज़ों को पढ़ पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा आई स्किल की वेबसाइट से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।